Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 13th of October 2024. तो गाइस आज है तारीख 13 अक्टूबर 2024 और है संडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे हमारे लेक्चर का पीडीएफ मिल जाएगा, डेली बेसिस पे करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। और जितने भी आपके पीडीएफ पेंडिंग पड़े हैं पिछले कुछ दिनों के, इवन कल का आपको पता है द हिंदू न्यूज़पेपर पब्लिश नहीं हुआ था, दशहरा पे पब्लिश नहीं होता है, तो कुछ सोर्सेस मैंने दूसरे डिस्कस किए थे, उनका पीडीएफ भी आज आपको यहाँ पे इस वाले ग्रुप में मिल जाएगा। तो पेंडिंग जो पीडीएफ पड़े हैं, परेशान ना हों कि पीडीएफ अपलोड होंगे या नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे, वो आपको मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने मैप के क्वेश्चन के साथ में। तो आज आपको मैप में जाकर देखना है कायमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कहां पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना है। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जामिनेशन के लिए। हाल ही में एक कॉन्सेप्ट चर्चाओं में है जिसका नाम है राइस फोर्टिफिकेशन। तो राइस फोर्टिफिकेशन का मेन पर्पस क्या है, ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए, क्या राइस फोर्टिफिकेशन के माध्यम से चावल का जो टेस्ट है वो बढ़ जाता है, इंप्रूव हो जाता है, या ऑप्शन नंबर बी, इससे राइस का प्रोडक्शन बढ़ता है, या ऑप्शन नंबर सी, इससे राइस का न्यूट्रिशनल क्वालिटी बढ़ता है, या ऑप्शन नंबर डी, इससे राइस की शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाती है। तो बताइए क्या है प्राइमरी पर्पस राइस फोर्टिफिकेशन का। सभी लोगों को इसका आंसर देना है नीचे कमेंट सेक्शन में। नहीं पता है तो वेट कर लेना, वीडियो के लास्ट में इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले आज के थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। हमारे सभी न्यूज़पेपर के अंदर में एक रिपोर्ट की चर्चा हो रही है, इसको लेकर लोग ऑनलाइन आपस में भिड़े हुए भी हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 को लेकर क्या क्या नए क्रिटिसिज्म भी हमको देखने को मिल रहे हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए बोल रहा हूँ, आने वाले समय पर इसके ऊपर बहुत चर्चाएं होंगी। हो सकता है कल भी आपको न्यूज़पेपर में एक एडिटोरियल देखने को मिल जाए ग्लोबल हंगर इंडेक्स को लेकर। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 की रिपोर्ट हो चुकी है रिलीज, और इस रिपोर्ट ने भारत को चौंकाया है। ऐसे कई सारे न्यूज़ आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं क्योंकि कुछ देश ऐसे जिनके हालात बहुत ही ज़्यादा बेकार हैं, लाइक बांग्लादेश, वो सब हमसे बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं इस इंडेक्स में। लेकिन ये इंडेक्स काम कैसे करता है, किस चीज़ को टारगेट करता है, ये सब चीज़ें यहाँ पे हमें समझना ज़रूरी होगा, तभी हम यहाँ पर एक अच्छा सा निष्कर्ष निकाल पाएंगे और हर एक चीज़ को अच्छे माइंड से समझ पाएंगे। किसी की बातों में बताओ अब यहाँ पे मामला क्या है, बहुत डिटेल से मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों आपको ये एक आर्टिकल देखने को मिलेगा, द हिंदू का है, हमारे न्यूज़पेपर में भी पब्लिश हुआ है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 हो चुकी है रिलीज, और इस रिपोर्ट में भारत को सीरियस कैटेगरी के अंदर में रखा है कि इंडिया में हंगरनेस ज़्यादा है, लोग भूखे रहते हैं। और भूखे भी नहीं, स्पेशली यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो हंगर इंडेक्स में माल न्यूट्रिशन जैसी चीज़ें हो गई, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग, इन सब चीज़ों को कवर किया जाता है कि एक बच्चा है वो अपने उम्र के हिसाब से उसकी हाइट कम है, उम्र के हिसाब से उसका वेट कम है, क्योंकि उसको अच्छा पोषण नहीं मिल पा रहा है। तो वो सब चीज़ें दर्शाता है कि अच्छा खाना नहीं मिल रहा है, अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, प्रॉपर कैलोरीज नहीं मिल पा रही हैं जितना बॉडी का रिक्वायरमेंट है। तो उस वाली कंडीशन को यहाँ पे कवर करता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो दोस्तों यहाँ पे ग्लोबल हंगर इंडेक्स में अब की बार 127 देशों की रैंकिंग इन्होंने तैयार की है, और उस रैंकिंग में भारत को रैंकिंग इन्होंने अब की बार बहुत ही ज़्यादा घटिया दी है। और वो रैंकिंग क्या है, 105। हम 105वें नंबर पर हैं इस पर्टिकुलर इंडेक्स में। चलिए अब मैं विस्तार से बताऊं, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक फैक्ट भी बता देता हूं, जिससे आपको जानकारी मिलेगी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स आखिरकार करता क्या है, कैसे रिलीज होता है, ताकि यहाँ पर एक टॉपिक आपका एग्जाम के लिए तो तैयार हो जाएगा और अवेयरनेस के लिए तो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ये न्यूज़पेपर एनालिसिस हम जो करते हैं वो एग्जामिनेशन को देखते हुए करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जब बात आती है तो ये एक ऐसी रिपोर्ट है जो हर साल पब्लिश होती है, और 2006 में इस रिपोर्ट को पब्लिश करना शुरू किया गया था, तब से लगातार हो रही है। आज दोस्तों चल रहा है 2024, तो लगभग यहाँ पे कह सकते हैं ये जो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आई है 2024 वाली, ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स का 19वां एडिशन है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब ये इंडेक्स पब्लिश होती है साल भर में, ठीक है, पब्लिश कौन करता है, तो हर साल ये इंडेक्स चलाने वाली दो बॉडीज़ हैं, एक है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और दूसरी है वेल्थ हंगर लाइफ। ये दोनों का नाम जो है थोड़ा बहुत यहाँ पे ध्यान में रखा जा सकता है, ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि एग्जाम में ऐसे सवाल ज़्यादातर पूछ लिए जाते हैं। नाउ
सवाल यह है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स है क्या? एक ऐसा टूल, एक ऐसा तरीका जो कि हमारे दुनिया के स्तर पे, देश के स्तर पे या किसी रीजन के स्तर पे भूखमरी जो है, जो हंगर है, उसको ट्रैक करता है, उसको मेजर करता है कि भाई यहाँ पे जो लोग हैं कितने भूखे हैं, अच्छा खाना क्यों नहीं मिल पा रहा है इनको, है ना, और किस लेवल पे न्यूट्रिशन लोगों को मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स तैयार करता है और तीनों स्तर पे पूरे दुनिया के लेवल पर भी रिपोर्ट आती है, रीजनल बेसिस पे भी आती है और नेशनल बेसिस पे भी यहाँ पर ये रिपोर्ट्स आती हैं जहाँ पे हंगर को दर्शाया जाता है। नाउ अब यहाँ पे रैंकिंग दी कैसे जाती है? जैसे मैंने आपको बताया, इसमें कई सारे देशों को कवर किया गया है और उनकी रैंकिंग ऊपर नीचे कैसे दी गई है, इसको इतना नंबर दिया गया, इसको इतना नंबर दिया गया, ऐसे कैसे? तो दोस्तों ये डिपेंड करता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स के स्कोर के ऊपर में, इस बात को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके स्कोर पे डिपेंड करता है। स्कोर में ये 100 स्कोर तक यहाँ पे जाते हैं और ध्यान रखिए जिस कंट्री का स्कोर सबसे कम है यानी 0 के आसपास है, यानी वहाँ पे हंगर नहीं है, वहाँ पे भुखमरी बिल्कुल भी नहीं है, वो देश बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। और जिसका नंबर 100 आ रहा है या 100 से आसपास आ रहा है वो वर्स्ट परफॉर्म कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा गंदा परफॉर्म कर रहा है इस रिपोर्ट में। अब जैसे यहाँ पे मैं आपको बताऊं 2024 का जो ये इंडेक्स है, जैसे मैंने बोला 127 कंट्रीज को इसमें तैयार किया गया है। इंडिया का स्कोर रखा है इन्होंने 27.3, 100 में से 27.3 नंबर हमको दिए हैं। इसी वजह से तो इंडिया को सीरियस कंडीशन में इन्होंने डाल दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स ये बोलता है कि मान लो 100 नंबर में से किसी देश को 9.9 या 9.9 से कम मिलता है तो यहाँ पे वो लोअर कैटेगरी में है, वहाँ पे सिचुएशन बहुत शानदार है, भुखमरी बहुत कम है। फिर अगर किसी का 10 और 19.9 के बीच में स्कोर है तो वो मॉडरेट कंडीशन में है। किसी का स्कोर 20 से 34 के बीच में है, वो सीरियस कंडीशन में, और भारत का 27 है तो हम यहाँ पर सीरियस कंडीशन में आ गए इस रिपोर्ट के बेसिस पे। फिर जिसका स्कोर 35 से 49 के बीच में है वो अलार्मिंग कंडीशन में है, और जिसका 50 से ज़्यादा स्कोर है वहाँ पे एक्सट्रीमली अलार्मिंग कंडीशन है, बहुत ही ज़्यादा बुरे हाल हैं, भुखमरी बड़े स्तर पर है। तो इस तरीके से यहाँ पर इंडेक्स रेडी होता है। समझ में आ गया ना? ये पूरी रिपोर्ट मैंने आपके सामने लगा दी है। अब क्वेश्चन ये है, भारत को दिया गया केवल और केवल 27 नंबर, इस वजह से हम आ गए सीरियस कैटेगरी में। अब 27 नंबर में से ये क्या क्या बोल रहे हैं, चलिए पहले मैं आपको ये भी बता देता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखिएगा। जैसे मैंने बोला ना, इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 4 चीज़ों को टैकल किया जाता है। पहला है अंडर नॉरिशमेंट, दूसरा है चाइल्ड स्टंटिंग, तीसरा है चाइल्ड वेस्टिंग और चौथा है यहाँ पर चाइल्ड मॉर्टेलिटी। अब ये क्या मामला है इसको मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। अंडर नॉरिशमेंट मतलब क्या होता है दोस्तों? जब एक व्यक्ति को उसके शरीर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अच्छी कैलोरीज ना मिल पाए, प्रॉपर खाना ना मिल पाए, तो यहाँ पे उसको बोलते हैं अंडर नॉरिशमेंट, यानी कि उसको अच्छा पोषण नहीं मिल पा रहा है। फिर उसके बाद दूसरा नंबर चाइल्ड स्टंटिंग। क्या होता है? चाइल्ड स्टंटिंग का मतलब होता है जहाँ पे एक बच्चा जिसकी उम्र 5 साल से कम है और उसका उम्र के हिसाब से जो हाइट है बहुत ही ज़्यादा कम हो जाए, और हाइट कम होने के पीछे का रीज़न है अंडर न्यूट्रिशन, अगेन अच्छा खाना ना मिल पाना, तो वो कहलाता है चाइल्ड स्टंटिंग। फिर आता है तीसरा कैटेगरी चाइल्ड वेस्टिंग का। चाइल्ड वेस्टिंग का क्या बोलता है? ये बोलता है कि भाई एक व्यक्ति या एक बच्चा जिसकी उम्र 5 साल से कम है, अगर यहाँ पे उसकी हाइट के हिसाब से उसका वजन कम है, उसका वेट कम है, तो ये भी हो रहा है अंडर न्यूट्रिशन की वजह से, क्योंकि उसको अच्छा खाना नहीं मिल पाया, तो वो यहाँ पे कहलाएगा चाइल्ड वेस्टिंग वाली कैटेगरी। फिर लास्ट में आता है चाइल्ड मॉर्टेलिटी। इसमें क्या होता है? 5 साल से कम उम्र के अंदर अंदर बच्चे की मृत्यु हो जाना, इसको बोला जाता है चाइल्ड मॉर्टेलिटी। अब मृत्यु क्यों होना? क्योंकि उसको एक अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिला, पर्याप्त मात्रा में खाना नहीं मिल पाया, पोषण नहीं मिल पाया। तो ये चीज़ें यहाँ पर 4 तरीके से डिफाइन करता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, और इन्हीं के आधार पे स्कोर देता है। तो भारत का जो 27 स्कोर उन्होंने दिया है, इनका कहना यह है कि हमारे यहाँ पे हमारे देश की जो पॉपुलेशन है उसमें 13.7% पॉपुलेशन अंडर नॉरिश्ड है। फिर ये दूसरा बोलते हैं 35.5% जो बच्चे हैं भारत में वो चाइल्ड स्टंटिंग से गुजर रहे हैं, और तीसरा बोलते हैं भारत में 18.7% बच्चे आज के समय पर चाइल्ड वेस्टिंग से गुजर रहे हैं, और 2.9% बच्चों की मृत्यु हो जाती है अपना 5 साल से पहले पहले। तो इस वजह से इंडिया का नंबर दे दिया इन्होंने 27.3। क्वेश्चन यहाँ पर यह भी है कि भाई ये जो रिपोर्ट है तैयार कैसे होती है? अब देखिए यहाँ पे ना तैयार कैसे होती है इसको लेकर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी होते हैं। भाई इंडिया कोई कम आबादी वाला देश तो है नहीं, 140 करोड़ से ज़्यादा की संख्या आज भारत के अंदर में है, तो यहाँ पर इनमें से केवल मुट्ठी भर लोगों से पूछ के उनका सर्वे कर लेना और उसके आधार पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स तैयार करना, ये सही नहीं रहता। इससे आप इतनी बड़ी आबादी का रिप्रेजेंटेशन को नहीं दर्शा सकते, ऐसा लोगों का कहना है। इसके ऊपर जब डिबेट छिड़ती है तो यहाँ पर एक क्रिटिसिज्म हमारे सामने ये भी आता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स का। ये बात आपको समझ में आ गई दोस्तों?
तो क्या है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, कैसे काम करता है, ये मैंने आपको बता दिया। ये रिपोर्ट क्या बोलती है, ये हमने समझ लिया। कैसे डिफाइन किया जाता है, ये चारों सेक्शन के आधार पे वो हमने समझ लिया। लेकिन लोगों का कहना इंटरनेट पे यह है, जैसे आपने बहुत सारे आर्टिकल देख लिए होंगे, नामीबिया ट्रेंड भी कर रहा था। आप नामीबिया सर्च करोगे ना गूगल पे, आपको मिल जाएगा नामीबिया ग्लोबल हंगर इंडेक्स करके ट्रेंड चल रहा है। रीज़न क्या है? रीज़न यहाँ पर यह है, नामीबिया दोस्तों एक अफ्रीकन कंट्री है। मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ ताकि अच्छे से यहाँ पे आपको जानकारी मिले। तो यह है हमारा एशिया और यह है हमारा इंडिया। इंडिया से जाना है हमें अफ्रीका की साइड, आ गए हम अफ्रीका। नीचे आओगे दोस्तों तो यहाँ पे एक देश आपको देखने को मिल जाता है, नामीबिया। ठीक है, ये आपको दिख रहा है नामीबिया, बगल में बोत्सवाना है, नीचे साउथ अफ्रीका है। ये छोटा सा देश आपको जो नामीबिया दिख रहा है ना, इसको लेकर इतना ज़्यादा लोग परेशान क्यों हैं या इसका जिक्र क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नामीबिया की रैंकिंग हमसे बेहतर रखी है इस इंडेक्स में। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में नामीबिया की रैंकिंग आप देख पाओगे, ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स का ही पीडीएफ है। उसमें नामीबिया की रैंकिंग 86 है, जबकि भारत की रैंकिंग 105 है। तो यहां पे अगर आप देखोगे नामीबिया में कंडीशन मॉडरेट है, लेकिन भारत में कंडीशन सीरियस है। तो कहोगे इसमें क्या दिक्कत हो गया, क्यों हम बात कर रहे हैं नामीबिया की, क्यों ले रहे हैं नामीबिया को? इसलिए ले रहे हैं दोस्तों क्योंकि अभी 1-2 महीने पहले की खबर है, 14 सितंबर का ये न्यूज़ आर्टिकल आपको दिख रहा होगा। नामीबिया, जिम्बाब्वे, ये जो देश हैं, अपने देश में फूड क्राइसिस से निपटने के लिए वहाँ पे खाना खत्म हो गया, इसलिए हाथी, घोड़े, जितना भी चीज़ है उसको, जानवर को मार रहे हैं। जानवर को मार के यहाँ पे अपने देश में जो लोगों की भूख है उसको यहाँ पर मिटाएंगे। इस तरीके के आपको बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल देखने को मिलेंगे। मैं ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ा चुका हूँ, बहुत सारी रिपोर्ट पब्लिश हो चुकी हैं कि नामीबिया लगभग 700 से ज़्यादा जंगली जानवरों को मारेगा मीट के लिए, क्योंकि यहाँ पे फूड क्राइसिस शुरू हो चुके हैं, खाने पीने को कोई चीज़ बची नहीं है। इस वजह से यहाँ पे ग्लोबल हंगर इंडेक्स के ऊपर में ये सब जो क्रिटिसिज्म है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन अब पता है एक चीज़ और है, हाँ बिल्कुल, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में अगर आप देखोगे तो बांग्लादेश को इंडिया से बेटर रखा। बांग्लादेश में क्या चल रहा है ये दुनिया भर को पता है। श्रीलंका में हालात क्या हैं ये हमको पता है, श्रीलंका हमसे बेटर परफॉर्म कर रहा है। हाँ, पाकिस्तान और अफगानिस्तान इंडिया से पीछे हैं इस इंडेक्स में। ये आप देख पाएंगे कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से तो भारत आगे है, बट बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका से पीछे यहाँ पे रख दिया है। हमें यहाँ पर सीरियस कैटेगरी में डाल दिया, उनको मॉडरेट कैटेगरी में डाल दिया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा पॉपुलेशन क्राइटेरिया भी मैटर करता है। हम 140 करोड़ से ज़्यादा, अब किसी देश में यहाँ पर 30 करोड़ हैं, 20 करोड़ हैं, तो अगर इस तरीके की यहाँ पे पॉपुलेशन है तो पॉपुलेशन का बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है, ये यहाँ पर कहना है। समझ गए? लेकिन भले ही पॉपुलेशन का कोई भी डिफरेंस हो, ये रिपोर्ट आई हो, इसको लेकर जो भी मामला चल रहा है वो सब कुछ मैंने आपके सामने डिस्कस किया। लेकिन दोस्तों एक चीज़ और है, हम ये बात नहीं ठुकरा सकते कि माल न्यूट्रिशन नहीं है देश में। अभी थोड़े दिनों पहले एक बहुत डिटेल से रिपोर्ट डिस्कस की थी, आपको याद होगा, मैंने माल न्यूट्रिशन को लेकर बहुत डिटेल से आर्टिकल डिस्कस किया था कि इंडिया में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, न्यूट्रिशन की कमी है। समझ गए? अब यहाँ पे ना जो आप रिपोर्ट पढ़ रहे हैं कि भूखमरी है, ऐसा नहीं है, खाना नहीं मिल रहा है, खाना सबको मिल रहा है, लेकिन वो खाना न्यूट्रिशियस यानी कि पोषण वाला खाना नहीं मिल पा रहा, जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसको ग्रो करने की, मेंटल हेल्थ को डेवलप करने की, वो वाला जो फूड है वो नहीं मिल पा रहा है, जिससे यहाँ पर प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पा रही है। समझ गए? तो ये बात यहाँ पर इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में देखने को मिलेगी। ठीक है, क्लियर हो गया? आई होप आपको हर एक एस्पेक्ट समझ में आ गया है। आने वाले समय पर ढेर सारे न्यूज़ आर्टिकल पब्लिश होंगे, आप रेडी हैं सभी आर्टिकल को सॉल्व करने के। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने देखा ये सब कुछ हमने ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में जो डिस्कशन किया है, ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको एक पीडीएफ में, एक सुंदर से पीडीएफ में कवर करके दी जाती हैं। एक बहुत ही ज़्यादा ऐसा पीडीएफ जिसका प्रिंट आउट वगैरह आप निकलवा सकते हैं, आराम से टाइम देके पढ़ सकते हैं। एक ऐसा ग्रुप आपको ज्वाइन करवा दिया जाएगा जहाँ पे आपका करंट अफेयर का कंटेंट सारा का सारा सिक्योर हो जाएगा। उसके अलावा दोस्तों ये पीडीएफ आपको ऐसा मिलता है यहाँ पे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होता है, डेली बेसिस पे अपलोड होता है। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ग्रुप में मिल जाता है। नोट्स बनाने की टेंशन ये सब आपकी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे लंबी प्रिपरेशन करनी है करंट अफेयर्स की, है ना, तो वो सब डिटेल्स आपके सामने एक ग्रुप में मिल जाता है। अब ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए जो फी पेमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए क्या करना होगा, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ आई वॉन्ट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को अच्छे से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि मुझको कहाँ पर क्या फ़ायदे हो रहे हैं। अपने आप को कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर दोस्तों ये अपना इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। ठीक है,
तो चलिए आते हैं अगले इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों अगली खबर हमारी बहुत काम की है, पेज नंबर 1 पे ही प्रेजेंट है आज के न्यूज़पेपर के अंदर में। क्या डिस्कशन हो रहा है, चलिए मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। देखिए यहाँ पे ना बात हो रही है एक आर्टिकल के बारे में जिसमें रिसेंटली इसराइल का एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है। मामला क्या है चलिए बताते हैं। और ये बड़ी खबर होने वाली है, आने वाले समय पर कई आर्टिकल पब्लिश होंगे, आज छोटे छोटे आपको कई सारे वीडियोस भी देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे ये बात हो रही है कि भारत ने एक लेटर ऑफ सपोर्ट को साइन नहीं किया, और वो लेटर को लगभग 104 देशों ने सपोर्ट किया है, लेकिन इंडिया ने सपोर्ट नहीं किया। अब वो लेटर बोलता क्या है, चलिए थोड़ा सा मैं आपको उसके बारे में विस्तार से बताता हूँ। लेटर यहाँ पे दोस्तों एग्जैक्टली यह है कि हाल ही में आपने एक खबर पढ़ी होगी, यूनाइटेड नेशन के जो चीफ हैं जिसका नाम है एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस को इसराइल ने बैन कर दिया। इसराइल बोलता है कि हम एंटोनियो गुटेरेस को डिक्लेयर करते हैं, क्या इनको डिक्लेयर करते हैं हम पर्सोना नॉन ग्रेटा। ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब ऐसा यहाँ पर इसराइल क्यों करता है, चलिए वो हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मामला एग्जैक्टली यहाँ पर यह है कि इसराइल ने यूनाइटेड नेशन के चीफ को बैन कर दिया कि आप हमारे देश में पैर मत रख देना, अगर आप हमारे देश में आ गए हम आपको अरेस्ट कर देंगे। तो आखिरकार हुआ क्या, एंटोनियो गुटेरेस की क्या गलती हुई, चलिए मैं आपको बताता हूँ। इसराइल ने हाल ही में अनाउंस किया कि एंटोनियो गुटेरेस यूएन के जो चीफ हैं, जिनको हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल, ध्यान रखिए ये कौन है, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल, इनको बैन कर दिया। रीजन यहां पर यह है, इसराइल का कहना यह है कि इसराइल अगर कुछ करता है तो आप तो भड़क जाते हैं, लेकिन इसराइल के ऊपर में जो अटैक हुआ और इसराइल के ऊपर जो लगातार अटैक हो रहा है उसको लेकर आपने कुछ नहीं बोला। बस खाली यहां पर आप कह रहे हैं कि हम इसको लेकर डीपली कंसर्न है, लेकिन जो अपराध हुआ है उसके बारे में आप कुछ नहीं बोलेंगे। इसराइल बोलता है कि एंटोनियो गुटेरेस लगातार हमास, हिजबुल्लाह, हूती रेबल्स, ईरान, इनको सपोर्ट कर रहे हैं और ये बायस हो चुके हैं, ऐसा यहां पर इसराइल का कहना है। इसराइल ये बोलता है इस वजह से हम इनके ऊपर बैन लगा रहे हैं क्योंकि यहां पर इनका जो स्टांस है वो हो चुका है गलत। कई सारे ऑर्गेनाइजेशन जैसे UNRWA जैसे ऑर्गेनाइजेशन खड़े कर दिए और वो ऑर्गेनाइजेशन सीधा सीधा यहां पर इसराइल के अगेंस्ट में एंटी इसराइल काम कर रहे हैं, उनका कनेक्शन हमास के साथ में है। और इसराइल ने यह भी बोला कि देखिए ये जो यहां पर इनका कनेक्शन है और जो अटैक हुए हैं वहां से ये निंदा नहीं कर रहे हैं, बस खाली यहां पर ये दर्शा रहे हैं कि हाँ इसराइल को अटैक नहीं करना चाहिए। तो ये जो बायसनेस है इसकी वजह से हम इनको पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर कर रहे हैं, अगर आ गए इसराइल में तो अरेस्ट कर लेंगे। तो दोस्तों यहां पर ऐसा बहुत यूनिकली होता है क्योंकि इसराइल वैसे पहले भी पास्ट में भी कर चुका है, एक छोटा सा देश जो इस तरीके से यहां पर अग्रेशन दिखा रहा है आज के समय पर। इसराइल ने पास्ट में भी यूएन स्पेशल रिपोर्टर को बैन कर रखा है, ऐसा यहां पे बोला गया है, क्योंकि वो भी यहां पर इसराइल के अगेंस्ट में बायस थे, स्पेशली उस वजह से। तो ये जो बैन है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल के ऊपर लगाना, ये कोई इतना आसान नहीं है। इससे पहले ये इंस्टेंस हो चुका है 1950 के दौरान, लेकिन ऐसा कोई इतना एक्चुअली में करता नहीं है जैसे यहां पर इसराइल ने किया है। तो यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल के ऊपर जो ये पूरा मैटर उठ कर आया है ना, इस वजह से ये आर्टिकल डिस्कस में है। तो यहां पे क्या हुआ, काफी सारे देश साथ में इकट्ठे होकर आ गए और लगभग 104 देश दोस्तों साथ में खड़े हो गए। और 104 देश जो ये साथ में खड़े हुए हैं, इनका कहना पता है क्या है, इनका कहना यह है कि इसराइल ने गलत किया इस तरीके से यहां पर यूएनएसजी के ऊपर में बैन लगाकर। और जब बारी आई भारत की कि इंडिया किधर जाएगा, तो इंडिया ने यहां पर इस लेटर के ऊपर में साइन ही नहीं किया। इंडिया ने कोई जवाब ही नहीं दिया। इसमें अगर आप देख पाएंगे तो कुछ और कंट्रीज भी हैं जो यहां पर इसको सपोर्ट नहीं किए। तो वही एक्सप्लेन किया गया है कि इंडिया ने आज के समय पर जो रेजोल्यूशन लिया है वो सही नहीं है, क्योंकि एब्सटेन कर दिया इस मामले में, और पहले भी कई सारे मामलों में एब्सटेन किया गया है। ये जो लेटर है दोस्तों, इसको सर्कुलेट किया गया चिली के थ्रू, और सर्कुलेट करने के बाद ब्राजील ने इसको सपोर्ट किया, कोलंबिया ने सपोर्ट किया, साउथ अफ्रीका ने सपोर्ट किया, युगांडा, इंडोनेशिया, स्पेन, गुयाना, मैक्सिको, इन सब देशों ने लगातार सपोर्ट किया और अपना यहाँ पे एक कंसर्न दिखाया कि इजराइल ने जो किया है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल को बैन करके, ये सही नहीं है। और अभी यहाँ पर इजराइल का जो ऑर्डर जैसे मैंने आपको बताया, एंटोनियो गुटेरेस को पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर कर दिया है। तो जो भी यहाँ पे मामला निकल कर आया, इसमें जो देश खड़े हुए, इंडिया ने यहाँ पर इसको साइन नहीं किया। फिर इंडिया से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि भारत ने यहाँ पर इसको साइन क्यों नहीं किया है। तो हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं दोस्तों, इन्होंने कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं किया है। जो इनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कमेंट्स पूछे जा रहे हैं कि इंडिया ने इस लेटर को क्यों नहीं साइन किया, तो यहाँ पे अभी तक कोई जवाब हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की साइड से नहीं आया है। आने वाले समय पर आएगा, जो भी डिसीजन होगा वो यहाँ पर देखा जाएगा। लेकिन इजराइल के जो यहाँ पर एक मिनिस्टर हैं जिनका नाम है मिस्टर केट्स, उनका कहना यह है कि जो एंटोनियो गुटेरेस हैं, ये यहाँ पे डिजर्व ही नहीं करते हैं कि इजराइल में आए, इजराइल की मिट्टी पे पैर रखें,
क्योंकि इनका कुछ स्टांस ही ऐसा रहा है, इस वजह से हम इनको सपोर्ट ही नहीं करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये जो क्लैरिटी है वो मिल चुकी है। तो जो एंटोनियो गुटेरेस के लिए यहाँ पे सपोर्ट दिखाया गया था, दुनिया भर के कई सारे कंट्रीज़ यहाँ पे जो उतरे हैं, उसमें अभी इंडिया ने यहाँ पर इस लेटर ऑफ सपोर्ट को साइन नहीं किया है, ये ध्यान में रखिएगा। बहुत सारे ऐसे भी रेजोल्यूशंस आपको देखने को मिल जाएंगे जो इसराइल के लिए ये ज़रूरी थे, उस मामले में भी यहाँ पर जो इंडिया है उन्होंने कह सकते हैं कि एब्सटेन कर दिया है, ना हाँ में वोट दिया है ना में दिया है, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे आते हैं। फिर इनका ये भी कहना है कि बहुत सारी जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ है, आसपास के पड़ोसी देश हैं साउथ एशिया के अंदर में, है ना, वेस्ट एशिया में, साउथ अमेरिका में, अफ्रीका में, उन सब ने मिलकर यहाँ पर इसको साइन किया है ना। यूएन में लास्ट वीक में यहाँ पर ये सब चीज़ें साइन की गई हैं, सर्कुलेट किए गए हैं लेटर, सपोर्ट करे गए हैं। बट अफ्रीका यूनियन हो गया, इन्होंने अपना एक कंसर्न दिखाई, अपनी चिंता दिखाई है कि भाई ये जो इसराइल है, इसराइल का जो डिसीजन है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल को अपने देश में बैन कर देना, ये सही नहीं है। बट अभी के समय पर क्या नया अपडेट है वो आपके सामने ही है। देखेंगे आने वाले समय पर जो भी रिपोर्ट्स आती हैं वो क्या हैं और कैसे इनको हैंडल किया जाता है। अब एग्जाम में आपसे और भी बेसिक चीज़ें पूछी जा सकती हैं। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल के बारे में बेसिक फैक्ट्स पता होना चाहिए, डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। कौन होता है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल? ये एक चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं पूरा यूनाइटेड नेशन के, पूरे यूएन के चीफ होते हैं, मेन चीफ, ये ध्यान में रखिए। इनका एक इंपॉर्टेंट रोल है कि दुनिया भर में शांति को प्रमोट करना, सिक्योरिटी को प्रमोट करना और इंटरनेशनल कोऑपरेशन को प्रमोट करना। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल जो होते हैं, इनको अपॉइंट कैसे किया जाता है, ध्यान रखिए। यूनाइटेड नेशन जो जनरल असेंबली है वही इनको अपॉइंट करती है, और यूएनजीए अकेले अपॉइंट नहीं करती है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को पहले रिकमेंडेशन दिया जाएगा, और वो रिकमेंडेशन देने वाली बॉडी है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो कहने का मतलब है यूएनएससी बोलेगी यूएनजीए से कि भाई यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल को अपॉइंट कर लो, तब इस तरीके से अपॉइंटमेंट होता है। 5 साल के लिए अपॉइंटमेंट होता है एक व्यक्ति का, और उनको वापस से रीअपॉइंट भी किया जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस वजह से जो एंटोनियो गुटेरेस हैं वो यहाँ पे बने हुए हैं, पहले भी यही थे और अब भी यही हैं, क्योंकि 5 साल का टेन्योर पूरा करने के बाद में आप वापस से रीअपॉइंट किए जा सकते हैं, ध्यान रखिए। समझ गए? तो ये बात हो गई हमारे यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कुछ इस तरीके से, ध्यान रखिए। पहले भी एक क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका हूँ, है ना। 3 स्टेटमेंट है, बताइए तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, जो यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल है इनको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अपॉइंट करती है, जी सही बात है, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है कि जो सेक्रेटरी जनरल हैं ये 5 साल के लिए सर्व करते हैं और वापस इनको रीअपॉइंट किया जा सकता है, जी ये भी सही है। फिर तीसरा है, सेक्रेटरी जनरल की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है दुनिया भर में शांति और सिक्योरिटी को मेंटेन करना, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी 1, 2 एंड 3 तीनों के तीनों करेक्ट ऑप्शन है। समझ गए? तो ऐसे यहाँ पे क्वेश्चंस बनते रहते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले आर्टिकल पर आते हैं। नाउ अगला आर्टिकल हमारा जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या डिस्कशन हो रहा है? जो हमारे लोकल इंटरवेंशन है आज के समय पर, वो देखने को मिलेगा स्पेशली छत्तीसगढ़ के अंदर में, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिकल सेल डिजीज़ जैसी प्रॉब्लम से लड़ने के लिए। देखिए, सिकल सेल डिजीज़ आज के समय पर एक बड़ी प्रॉब्लम है, एक बड़ी दिक्कत हमारे सामने है, जिसको टैकल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दुनिया भर में कई सारे लोग हैं जो सिकल सेल डिजीज़ से पीड़ित हैं। वहीं पर एक केस आया है 22 साल के एक बच्चे का, जिसका नाम है अंशुल। इनको बहुत ज़्यादा दर्द सहना पड़ा है सिकल सेल डिजीज़ की वजह से, साथ ही साथ में सब कुछ जीवन में गवा दिया सिकल सेल डिजीज़ की वजह से, क्योंकि अपनी स्टडीज़ वगैरह जो स्कूल में हो रही थी उसको डिसकंटिन्यू करना पड़ा, क्योंकि बार बार चेकअप के लिए जाना पड़ता था, तो स्टडी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाई। पेरेंट्स फिर इन्होंने खो दिए, तो हेल्थ को लेकर बड़ी परेशानी फेस की है। और आज के समय पर यह केस एक नहीं है, ऐसे बहुत सारे केस निकल कर आ रहे हैं। इस आर्टिकल में, इस रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि ये जो केसेस सबसे ज़्यादा सिकल सेल डिजीज़ के हमको देखने को मिल रहे हैं, ये हमारे ट्राइबल एरियाज से निकल के आ रहे हैं। तो ट्राइबल एरियाज़ में दोस्तों सिकल सेल डिजीज़ को लेकर कुछ अर्जेंट करने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है, वो भी इस आर्टिकल में मेंशन किया जाता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके यहाँ पर ऐसे बहुत सारे केसेस निकल कर आए, और यहाँ पे बोला जा रहा है स्पेशली हमारे ट्राइबल कम्युनिटीज़ की जब हम लोग बात करते हैं ना, तो उसमें एक कम्युनिटी आती है जिसको बोलते हैं पीवीटीजी। क्या बोलते हैं? पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ऐसे ट्राइबल ग्रुप जो बहुत ही ज़्यादा खतरे में, इनकी पॉपुलेशन लगातार यहाँ पे कम होती हुई नजर आ रही है, उन ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो पीवीटीजी से भी कई सारी पॉपुलेशन ऐसी यहाँ पे बोला जा रहा है जो पिछले 40 सालों में कई लाख लोग हैं जो सिकल सेल डिजीज़ से पीड़ित हुए। तो सिकल सेल डिजीज़ का जो ये ऑपरेशन हमने शुरू किया है, स्पेशली यहाँ पे ऑपरेशन का मतलब यह है, ट्रीटमेंट की हम बात कर रहे हैं। ऑफिशियल डेटा ये बोल रहा है कि ज़्यादातर लोग एक ट्रीटमेंट से गुजरते हैं, उस ट्रीटमेंट का नाम है हाइड्रोक्सी यूरिया। ठीक है, क्या उनसा ट्रीटमेंट है? हाइड्रोक्सी यूरिया। तो इसी का इस्तेमाल करके ज़्यादातर सिकल सेल डिजीज़ को टैकल किया जा रहा है। लेकिन कई सारी जगह पे छत्तीसगढ़ के अंदर में जो सुरगुजा मॉडल है वो यहाँ पे अपनाया गया,
जहाँ पे सिकल सेल डिजीज़ को ख़त्म करने के लिए जो हमारा मिशन है, आपको पता है देश के स्तर पे हमने मिशन शुरू किया है, नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन, जहाँ पे सिकल सेल वाली बीमारी को ख़त्म करने की हम बात कर रहे हैं। तो ऐसे मिशंस को यहाँ पर अपनाने की बात की है और इन मिशन के अंदर में इनका एक स्पेशल फोकस ये रहा है कि सिकल सेल डिजीज़ का जो ट्रीटमेंट है वो गाँव वाले क्षेत्रों में, स्पेशली जो हमारे ट्राइबल एरियाज़ हैं उन पर्टिकुलर रीजन्स में भी यहाँ पर ये पहुँचाया जाए, क्योंकि हमारे लिए अहम रोल यही है कि इन लोगों को यहाँ पर ये सपोर्ट मिले, इन सिकल सेल डिजीज़ बीमारी से यहाँ पर ये बच सकें, क्योंकि अदरवाइज़ फिर इनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है ना। एक प्रॉपर ट्रीटमेंट रिमोट एरियाज़ में अवेलेबल नहीं है, तो रिमोट एरियाज़ में ट्रीटमेंट अवेलेबल करवाना हमारी एक सबसे बड़ा सोल्यूशन हो सकता है। ये कुछ यहाँ पे मॉडल्स को लेकर डिस्कशन किया। लेकिन अभी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों काफ़ी सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो वो पता होनी चाहिए। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा, क्वेश्चन कैसे बन सकता है? आपको सिकल सेल डिजीज़ के बारे में बेसिक फैक्ट्स पता होने चाहिए। जैसे सिकल सेल डिजीज़ क्या है? एक इनहेरिटेड हीमोग्लोबिन डिसऑर्डर है। एक ऐसी बीमारी, एक ऐसा डिसऑर्डर जो सीधा हमारे ब्लड से रिलेटेड है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब ये होती कैसे है, ज़रा इस बात को सुनिए। हमारे बॉडी के अंदर में ब्लड सेल्स आपको देखने को मिलेंगे, है ना। आरबीसीज की बात करें, रेड ब्लड सेल्स आपको देखने को मिलते हैं। डब्ल्यूबीसीज, वाइट ब्लड सेल्स आपको देखने को मिलते हैं। और क्या होता है, अब इसी खून का, इसी ब्लड का मेन रोल हमारे बॉडी में क्या है? बॉडी में मेन रोल है कि हमारे पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचाना। इसी ब्लड का ही तो मेन रोल है। तो अब होता यहाँ पर यह है, सिकल सेल डिजीज़ में हमारे ब्लड का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होने लगता है। ये सिकल सेल डिजीज़ एक ऐसा डिसऑर्डर, एक ऐसी बीमारी है जहाँ पे हमारे रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं उनका शेप बिगड़ जाता है। नॉर्मली रेड ब्लड सेल गोल होते हैं और हमारी जो यहाँ पर खून की वेसल्स हैं, है ना, उसमें यहाँ पर ये गोल आराम से क्या करते हैं, सर्कुलेट होते हैं, फ्लो भी होता रहता है, ब्लड आराम से फ्लो हो सकता है। लेकिन इन्हीं रेड ब्लड सेल का जो साइज़ है सिकल सेल डिसऑर्डर वाले केस में बदल जाता है। साइज़, इनका साइज़ के साथ साथ शेप भी बदल जाता है। शेप कुछ इस तरीके से हो जाता है। सिकल जो होता है ना, जब हम लोग अपने खेत वगैरह में इस्तेमाल करते हैं उस हंसिए का, तो वैसा यहाँ पर शेप हो जाता है। तो गोल शेप था तो आराम से ब्लड फ्लो हो पा रहा था, लेकिन सिकल शेप ऐसा शेप हो गया है सिकल सेल डिसऑर्डर में जिस वजह से ब्लड आराम से फ्लो नहीं हो पा रहा। अब ब्लड फ्लो नहीं हो रहा तो ब्लॉक हो रहा है, सही से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है बॉडी पार्ट्स में, और इस वजह से दर्द भी बहुत ज़्यादा होता है सिकल सेल डिजीज़ में। ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन ये है, आपसे पूछा जाए सिकल सेल डिजीज़ के पीछे का कारण क्या है, तो इसमें हमारे रेड ब्लड सेल जो हैं वो सिकल का शेप ले लेते हैं या एक क्रीसेंट शेप में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो राउंड शेप होना चाहिए था वो यहाँ पे बरकरार नहीं रह पाता है। तो जिस चक्कर में पूरी तरह से बॉडी में ब्लड फ्लो नहीं हो पाता और फिर एक इंसान को एनीमिया जैसी प्रॉब्लम, और जहाँ पे जिस ऑर्गन में ब्लड नहीं पहुँच पा रहा है वहाँ पे दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, वो ऑर्गन डैमेज भी हो सकता है क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन पहुँचना जरूरी है। यही कंडीशन हमारे कई सारे ट्राइबल एरियाज़ में भी नजर आ रही है। नाउ सिकल सेल डिजीज़ में दोस्तों कई सारे सिम्टम्स, कई सारे लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कुछ लक्षण जो कॉमन है वो है एनीमिया, यानी ब्लड की कमी हो जाना, है ना, और उसके बाद में बॉडी जो है वो पीली सी पड़ने लगती है। और अब यहाँ पे क्योंकि ये कम हो चुका है ब्लड वगैरह, इसमें एक और सिम्टम होता है, थकान होने लगती है, कमज़ोरी हो जाती है, बॉडी पीली होने लगती है, पेलनेस, जैसे मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा बहुत ज़्यादा पेन होता है बॉडी के अंदर में, है ना। एक इंटेंस पेन हड्डियों में शुरू हो जाता है, चेस्ट में दर्द होता है, आर्म्स में दर्द होता है, लेग्स में दर्द होता है। ग्रोथ और प्यूबर्टी डिले हो जाती है इस सिकल सेल डिजीज़ के अंदर में। नाउ क्वेश्चन यह है, इसका ट्रीटमेंट प्रोसेस क्या हो सकता है, इसका उपाय क्या हो सकता है? तो दोस्तों सिकल सेल डिजीज़ को हम यहाँ पर ठीक कर सकते हैं। कैसे? ब्लड ट्रांसफ्यूजन के माध्यम से, है ना। तो ब्लड चढ़ा के भी यहाँ पर इसको ठीक किया जा सकता है, बट ये ना बहुत पुराना कॉन्सेप्ट हो चुका है। आजकल हाइड्रोक्सी यूरिया सबसे ज़्यादा अपनाया जाता है ना। तो हाइड्रोक्सी यूरिया क्या है? ये एक ऐसी मेडिकेशन, एक ऐसी दवाई है जहाँ पे हम एक इंसान का जो दर्द है, स्पेशली सिकल सेल डिजीज़ की वजह से, उस दर्द को कम कर सकते हैं। डिजीज़ का जो लंबे समय तक कॉम्प्लिकेशंस है, लंबे समय तक जो ये प्रॉब्लम्स देती है एक इंसान को, उसको यहाँ पे कंट्रोल किया जा सकता है। या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन अपना लो, या दोस्तों हाइड्रोक्सी यूरिया हो सकता है। तीसरा हो सकता है जीन थेरेपी। सीधा क्या करना, यहाँ पर जेनेटिकली मॉडिफिकेशन करना, ठीक है, जीन के अंदर में कुछ बदलाव करना। ये कैसे होता है? एक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है, और इस ट्रांसप्लांटेशन करने के लिए हमारे पास में एक मेथड है जिसको बोलते हैं क्रिस्पर मेथड। ध्यान रखिए, क्रिस्पर क्या होता है? क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपके जीन में कुछ बदलाव किए जाएंगे। जीन में जहाँ पे खराबी होगी उस एरिया को निकाल दिया जाएगा, आपके जीन को ठीक कर दिया जाएगा, जिससे ये जो डिसऑर्डर है ये ठीक हो सके। तो ये 3 यहाँ पर ट्रीटमेंट प्रोसेस हो सकते हैं। अब ये ट्रीटमेंट प्रोसेस ज़रूरी भी है। रीज़न यहाँ पर यह है क्योंकि भारत के अंदर में जो करंट समय पर सिकल सेल डिजीज़ का प्रॉब्लम है या जो स्टाटस है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे बोला जाता है सिकल सेल डिजीज़ की वजह से आज दुनिया में कई सारे लोग जन्म ले रहे हैं
और इंडिया तीसरे नंबर पर आता है पूरे दुनिया में जहाँ पे सिकल सेल डिजीज की वजह से प्रॉब्लम्स इकट्ठी हो रही हैं या यहाँ पे बच्चे जन्म लेते हैं। और केवल भारत ही नहीं दोस्तों, इंडिया से पहले, क्योंकि हम तीसरे नंबर पर आते हैं, तो फर्स्ट और सेकंड पर कौन है? नाइजीरिया भी है और साथ ही साथ में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो भी आपको देखने को मिलेगा। कई सारी रीजनल स्टडीज ये हमें बताती हैं कि 15,000 से लेकर 25,000 बच्चे जो सिकल सेल डिजीज के साथ में जन्म लेते हैं, ये हर साल की कहानी हो चुकी है इंडिया में। तो इंडिया में एनुअली यहाँ पर इतने बच्चों का जन्म हो रहा है जो सिकल सेल डिजीज से परेशान है आज के समय पर। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत हमारे सामने नजर आती है। फिर जैसा अभी हम यहाँ पे अपने न्यूज़पेपर के आर्टिकल में डिस्कस कर रहे थे कि सिकल सेल डिजीज की वजह से बहुत सारे चैलेंजेस आज के समय पर हमको देखने को मिलते हैं। वो एग्जैक्ट चैलेंजेस क्या हैं दोस्तों, वो भी फटाफट यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। चैलेंजेस की जब बात आती है तो पहला है लिमिटेड अवेयरनेस। भाई इस वाली बीमारी के बारे में ज़्यादातर लोगों के पास में जागरूकता ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि हाँ ऐसा कुछ इशू भी हो सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉपर तरीके से जानकारी नहीं मिल पाती उस बीमारी की, और जानकारी नहीं है तो ट्रीटमेंट तो लेंगे ही नहीं फिर वो। तो पहली प्रॉब्लम यह है। दूसरा है इनएडिक्वेट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर किसी को पता भी है रूरल एरियाज़ के अंदर, गाँव वाले क्षेत्र में या ट्राइबल एरियाज़ में, तो वहाँ पर वो फैसिलिटी नहीं है। तो आर्टिकल में तो हम यही डिस्कस कर रहे थे ना कि भाई यहाँ पर ये फैसिलिटीज़ नहीं है, ये फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड करवाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये फैसिलिटीज़ यहाँ पे इन लोगों तक नहीं पहुँचेगी तो भाई कहाँ से ये अपनाएंगे? और अगर इनके पास में ट्रीटमेंट पहुँच भी रहा है तो वो ट्रीटमेंट बहुत महंगा है। भाई ये ट्राइबल एरियाज़ में रह रहे जो लोग हैं, इनकी वेज 3,000 रुपये 4,000 रुपये यहाँ पर ऐसा देखने को मिलेगा, उससे जीवन चल रहा है। और आपका जो ट्रीटमेंट है वो इतना ज़्यादा कॉस्टली है, तो कैसे हर एक चीज़ मैनेज हो पाएगी, ये इनके सामने चैलेंज है। तो इस वजह से लोग ट्रीटमेंट ही नहीं ले पाते। तो आपको यहाँ पे ट्रेंड मेडिकल पर्सनल्स चाहिए और एक अच्छा ट्रीटमेंट यहाँ पर अवेलेबल करवाना होगा। तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हाई ट्रीटमेंट कॉस्ट। लंबे समय तक यहाँ पर दोस्तों सिकल सेल डिजीज का चलता है ट्रीटमेंट, और लंबे समय तक ट्रीटमेंट चलेगा तो आपको पता है दवाइयों का खर्चा, रेगुलर चेकअप, बहुत सारी चीज़ों का खर्चा यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर चलो अगर ये सब भी एक इंसान मैनेज कर ले तो सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि भाई मेडिसिन आपके पास में एक्सेस, उसका लिमिटेशन देखने को मिल जाता है। कहने का मतलब है आप सब कुछ मैनेज कर लेते हैं, पैसे वगैरह सब कुछ मैनेज हो गया, तो भाई दवाइयों का शॉर्टेज रहता है। कई बार हाइड्रोक्सी यूरिया, पेन रिलीवर, ये कई सारे रीजन में अवेलेबल ही नहीं होते, तो भाई इसको अवेलेबल करवा दो। तो ये सब चैलेंजेस हैं जिसके ऊपर में ध्यान देना आज के समय पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज सिकल सेल डिजीज़ एक बड़ी प्रॉब्लम बनेगा, क्योंकि आज भी हज़ारों बच्चे जन्म ले रहे हैं सिकल सेल डिजीज़ डिसऑर्डर के साथ में। और इसी को लेकर अभी कुछ समय पहले की एक खबर है कि हाल ही में यूएस का जो एफडीए है, दैट इज फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इन्होंने 2 अलग अलग जीन थेरेपीज को अप्रूवल दिया है। और ये वो थेरेपीज हैं जहां पर सिकल सेल बीमारी को ठीक किया जाएगा, जिसमें यहाँ पर आपका एक लिवगेनिया है और दूसरा कैसगेवी है। दोनों को ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिवगेनिया और कैसगेवी 2 अलग अलग ट्रीटमेंट है, लेकिन यहाँ पर जेनेटिकली आपको कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करना होगा, ठीक है। तो उसके माध्यम से हम यहाँ पर ये जीन थेरेपी प्रोवाइड करवाकर इस सिकल सेल डिजीज को ठीक कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए अब आते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल की तरफ। फिर दोस्तों यहाँ पे पेज नंबर 6 पर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा बगल में, वो भी यहाँ पर ये प्रेजेंट है। इसको आप अपने जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के साथ में लिंक कर पाएंगे। हम नागा ट्राइब्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, और स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आज के समय पर कितनी सारी प्रॉब्लम्स हमको देखने को मिलती हैं, उसके बारे में भी यहाँ पे हम अपना डिस्कशन करने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए इस न्यूज़ आर्टिकल में क्या क्या बोला जा रहा है, पहले यहाँ पर इस बात को हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो दोस्तों ये आर्टिकल क्या बोलता है, आइए यहाँ पे समझते हैं। जो हमारी नागा ट्राइब बॉडी है आज के समय पर, इन्होंने एक बहुत बड़ा डेडलाइन सेट कर दिया है गवर्नमेंट के लिए ऑन द ऑटोनॉमस टेरिटरी। पता है ये मैटर आखिरकार चल क्या रहा है? हमारे भारत का जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग जगह पर इश्यूज आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम एग्जैक्टली थोड़ा सा मैप वगैरह देखें तो मैप में अच्छे से आपको एक बढ़िया क्लैरिटी आएगी। ठीक है, चलिए मैप पे आते हैं। ये हमारा इंडिया का मैप है, हमें चलना है नॉर्थ ईस्टर्न वाले रीजन में। तो ये हमारा नॉर्थ ईस्टर्न वाला भाग देखने को मिलेगा। इसको करते हैं जूम, और एक सेकेंड, ये हो गया दोस्तों। ये आपको देखने को मिलेगा नागालैंड। ठीक है, अब नागालैंड की जो बाउंड्री है असम के साथ में भी लगती है, ऊपर ये बाउंड्री आप देख पाएंगे अरुणाचल प्रदेश के साथ में भी लगती है, और फिर उसके बाद में नीचे से यहाँ पर ये जो बाउंड्री है वो इनकी मिजोरम के साथ में भी लगती है ना। इधर यहाँ पे आप देख पाएंगे पीछे इंटरनेशनल बाउंड्री इनकी म्यांमार के साथ में भी लगती है। ये आपका म्यांमार हो गया, ये आप देख पाएंगे। तो ये जो हमारा नागालैंड वाला हिस्सा है, इसको हम और क्लियरली अगर मैप में देखना चाहें तो एग्जैक्ट तरीके से दोस्तों ये आपको यहाँ पे नजर आएगा। ठीक है, यह है यहाँ पे नागालैंड, जिसकी एक बाउंड्री असम के साथ में, एक अरुणाचल प्रदेश के साथ में, और एक यहाँ पर मणिपुर, सॉरी मैंने मिजोरम बोल दिया ना, मणिपुर के साथ में, और पीछे यहाँ पर म्यांमार तो आपका है ही। ठीक है, जूम करके ऐसे देख पाएंगे।
तो नागालैंड में लंबे समय से बहुत सारी समस्याएं या बहुत सारे इश्यूज आज के समय पर चल रहे हैं, और उन इशू में यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बॉडी निकल कर आ चुकी है जिसका नाम है ENPO, दैट इज ईस्टर्न नागालैंड पीपल ऑर्गेनाइजेशन। अब ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है दोस्तों? इस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी 31 अक्टूबर जो है उसको एक तारीख, एक डेडलाइन सेट कर दिया है और नागालैंड की सरकार से बोला है कि वो केंद्र सरकार से बातचीत करे और नागालैंड के 6 डिस्ट्रिक्ट्स को अलग कर दिया जाए। नागालैंड के जो 6 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें म्यांमार से बॉर्डर भी शेयर करता है, उस एरिया को अलग कर दिया जाए। ये एक अलग एरिया की यहाँ पर मांग कर रहे हैं। ये कौन है? स्पेशली यहाँ पे जो हमारी नागा ट्राइब्स हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इनकी डिमांड है कि भाई एक नई टेरिटरी बनाई जाए जिसका नाम होगा FNT, दैट इज फ्रंटियर नागालैंड टेरिटरी। इस बात का यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। और ये जो 6 डिस्ट्रिक्ट्स मांग कर रहे हैं वो 6 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं? एक है किफिरे, देन उसके बाद में है लॉन्गलैंग, देन उसके बाद में मोन, नॉकलक, शामाटोर एंड ट्वेंसिंग। ये 6 डिस्ट्रिक्ट्स की यहाँ पर मांग कर रहा है आज के समय पर नागालैंड। इस बात को ध्यान में रखिएगा। कह रहा है कि हमें भैया ये 6 डिस्ट्रिक्ट दे दो, अलग कर दो और इसको लेकर केंद्र सरकार से बातचीत करो। ये मामला काफ़ी गंभीर होता चले जा रहा है, जिसकी वजह से आपको पता है नागालैंड के अंदर में जो अब्स्ट्रैक्ट वगैरह है वो भी पहले भी लगाया जा चुका है। इतिहास देखेंगे तो कई सारे ग्रुप खड़े हुए हैं इतिहास में जो हथियार लेके खड़े थे कि भाई हमें नागालैंड अलग करके दे दिया जाए, है ना, हम अलग देश चाहते हैं। और फिर उसके बाद में गवर्नमेंट में उन बॉडीज़ के साथ में डिस्कशन किया है, उनके हथियार यहाँ पर रखवाए, उनके साथ में बातचीत की, एग्रीमेंट साइन किया, उनकी जो डिमांड्स थी वो पूरा की, उसके आधार पर यहाँ पे जो मामला है वो सुलझाया। और नागालैंड की जो ये इसमें से एक अलग टेरिटरी की डिमांड ये जो कर रहे हैं, FNT नाम की टेरिटरी, 6 डिस्ट्रिक्ट को अलग करना चाहते हैं। ये डिमांड लंबे समय चल रही है। 2023 में जब नागालैंड का 60वां स्टेटहुड डे मनाया गया था तभी से यहाँ पर ये लगातार ये डिमांड चल रही है। हर चीज़ यहाँ पे जो गवर्नमेंट की है उसको ये मना कर रहे हैं और कहना है इनका कि भाई हमें यहाँ पर जो हमारा रीजन है वो दे दिया जाए, ठीक है, अलग करके। समझ गए? चलिए आगे आते हैं। तो एक डेडलाइन भी सेट कर दी है इन्होंने कि भाई 31 अक्टूबर लास्ट डेडलाइन है, 31 अक्टूबर तक हमारी डिमांड पूरी हो जानी चाहिए। तो दोस्तों एग्जाम के लिए सबसे पहले आपको नागा ट्राइब के बारे में बेसिक फैक्ट पता होना चाहिए। एग्जामिनेशन में आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है। जब बात आती है नागा ट्राइब की तो हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया की एक खुद की इंडिजीनियस ट्राइब है, वहाँ पे रह रहे हैं। और नागा ट्राइब केवल एक जगह तक सीमित नहीं है, ऐसा नहीं है नागा ट्राइब नाम है तो केवल नागालैंड में ही हुई है। नागालैंड के साथ साथ मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार यानी आसपास के जो रीजन्स हैं जो अभी हमने डिस्कस किए थे, नागालैंड के आसपास के जो स्टेट्स हैं, इवन यहाँ पे आप देख पाएंगे म्यांमार का भी कुछ हिस्सा है जहाँ तक ये ट्राइबल कम्युनिटीज आज के समय पर फैली हुई है। समझ गए? इतनी बात क्लियर हो गई। अब दोस्तों यहाँ पे जब बात होती है नागालैंड में नागा ट्राइब्स की तो माना जाता है ये इंडो मंगोलॉइड्स हैं जो इंडिया में माइग्रेट करते हैं 10th सेंचुरी BC के समय पर। और ये जो एथनिक कम्युनिटी है, ये जो कम्युनिटी है, ध्यान रखिए कोई सिंगल ट्राइब नहीं है। क्वेश्चन आपसे बन सकता है क्या नागाज ट्राइब कोई सिंगल ट्राइब है? नहीं, सिंगल ट्राइब इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि इसमें बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज आती हैं। नागा ट्राइब में कोई एक ट्राइब नहीं है, बहुत सारी ट्राइब्स आती हैं जिसमें आउस, अंगामीज, चांग्स, कोनियक्स और ऐसी बहुत सारी हैं जिनके नाम आप नीचे देख पाएंगे, जिसमें आपका चाकसिंग, काबुइस हो गए, कचारीज हो गए, खान मांगस, कोनियक्स, कुकीज़, देन लोथास, माउस, मिकर, फोम्स, रिंगमास, उसके बाद संगताम्स, सेमास। ये कुछ यहाँ पे अलग अलग 19 मेजर ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं जो नागा ट्राइब में आती हैं। इस वजह से ध्यान रखना, ये बात मैं फिर से बोल रहा हूँ कि नागा ट्राइब क्या कोई सिंगल ट्राइब है? नहीं, नागाज आर नॉट अ सिंगल ट्राइब। ये पूरी एथनिक कम्युनिटी है जिसमें बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ आती हैं, ठीक है। और नागा ट्राइब की जब बात करते हैं तो एक फेस्टिवल बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है। नागालैंड का एक बहुत पॉपुलर फेस्टिवल है हॉर्नबिल फेस्टिवल, आपको पता होगा। उसके अलावा नागालैंड में जो नागा ट्राइब्स हैं स्पेशली, या जितनी भी नागा ट्राइब्स हैं, वो ज़्यादातर क्रिश्चियनिटी को ही सपोर्ट करते हैं, क्रिश्चियनिटी को ही यहाँ पर वो लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई। तो जैसा भी हमने डिस्कस किया, इनमें से कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज़ आज के समय पर वो चाहती है कि भाई इनको एक अलग से अपनी टेरिटरी दे दी जाए ताकि ये आराम से अपनी टेरिटरी में रह सकें। उसके लिए 6 अलग डिस्ट्रिक्ट्स की यहाँ पर इन्होंने मांग की है, ऑटोनोमस टेरिटरी की ये डिमांड कर रहे हैं। डेडलाइन उन्होंने सेट कर दी है। आगे जो भी अपडेट आएगा वो मैं आपके सामने डिस्कस करता रहूँगा। चलिए आगे आते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है हमारा आज का पेज नंबर 10, और पेज नंबर 10 है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। ये बिजनेस पेज है, इकॉनमी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो एक आर्टिकल आपको ये नजर आएगा, एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। और GS पेपर नंबर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज़, GS पेपर नंबर 3 इकॉनमी, इनके साथ में भी लिंक कर सकते हैं। यहाँ पे बात हो रही है एक इंटर्नशिप स्कीम के बारे में जिसको नाम दिया गया है PM इंटर्नशिप स्कीम। सरकार ने यहाँ पे बोला जा रहा है कि केंद्र सरकार ने अभी संडे में, कल के दिन एक सेकेंड यार सॉरी, तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने सैटरडे में, कल हमारा सैटरडे था, आज संडे है, तो सैटरडे में यहाँ पे कुछ कंपनी के दरवाजे खोल दिए हैं स्पेशली यंगस्टर्स के लिए जो कि यहाँ पर इंटर्नशिप वगैरह करना चाहते हैं,
जिनका बहुत बड़ा एम्बिशन है यहाँ पर, है ना, कहीं पर काम करना, और आज के समय पर वो अनएम्प्लॉयमेंट की चपेट में है, उनके पास में कोई नौकरी नहीं है, तो उनके लिए यहाँ पर ये जो जॉब है वो खोजने की यहाँ पर बात की है। और बोला है कि लगभग 200 टॉप कंपनीज, आज के समय पर देश की टॉप कंपनीज लगभग 90,000 से ज़्यादा पोस्ट या अपॉर्चुनिटीज़ लोगों के लिए लेकर आने वाली हैं एज अ पायलट प्रोजेक्ट। ये अभी एक पायलट प्रोजेक्ट है, आगे कोशिश की जाएगी भाई इसमें और भी बहुत सारा काम किया जाएगा और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ एज अ इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू की जाएंगी। जो हमारे ऑफिशियल्स हैं उनका कहना यह है कि ये जो प्रोग्राम है या जो इंटर्नशिप स्कीम है, इसका नाम रख दिया गया है प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम, जहाँ पे टॉप कंपनीज आज के समय पर ये इंटर्नशिप को लेकर आप कह सकते हैं कि एक नई अपॉर्चुनिटी लोगों को देंगी, लोग इंटर्नशिप कर सकेंगे, और जब इंटर्नशिप करेंगे तो उनको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से उस इंटर्नशिप का पेमेंट भी मिलेगा, ये यहाँ पर मेंशन किया गया है। जब वो इंटर्नशिप कर रहे होंगे तो फिर सबसे पहले देखना होगा कि उनके घर के आसपास उनको जॉब मिलती है या नहीं मिलती है। नहीं मिलती है तो पास के एरिया में मिल जाएगा, अपने स्टेट में नहीं तो दोस्तों बगल वाला कोई राज्य है तो वहाँ पर ये जॉब दी जा सकती है, उसके ऊपर में एक स्पेशल फोकस रखा गया है। लेकिन अब देखिए ना, इस आर्टिकल में कुछ भी ऐसा ज़्यादा काम का नहीं है और ज़्यादा इस आर्टिकल में क्लियरली आपको एक्सप्लेन भी नहीं किया है, तो आपको बहुत सारी जानकारी अलग से लेनी होगी, सीखना होगा, नोट्स बनाने होंगे, है ना, न्यूज़पेपर के साथ नोट मेकिंग करनी होगी, तो जानना होगा कि आखिरकार ये जो पीएम इंटर्नशिप स्कीम है एग्जैक्टली क्या है और कैसे ये वर्क करेगी। चलिए बताता हूँ। यह है आपके सामने बेसिक फैक्ट्स। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम को लॉन्च किया था। कल वैसे कई सारे पोर्टल वगैरह आ चुके हैं, है ना, वेबसाइट वगैरह है, वहाँ पे अनाउंस किया गया है। वैसे इस स्कीम का अनाउंसमेंट जो है ओवरऑल वो हमारे 2024 के बजट में कर दिया गया था। फिर यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है, इस स्कीम को जब डिटेल से डिस्कस करेंगे दोस्तों, तो इस स्कीम का मेन पर्पज़ है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, उनको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाना, ताकि जो यहाँ पे बेरोजगारी है उसको थोड़ा सा काउंटर किया जा सके। हमारा मेन पर्पज़ है कि लगभग 1 करोड़ नौजवान लोगों को इंटर्नशिप दिया जाएगा आने वाले 5 सालों में, और जितने भी एप्लीकेंट्स होंगे जो भी यहाँ पर ये फॉर्म भरेंगे इस इंटर्नशिप के लिए, उसको मंथली बेसिस पे 4500 रुपये मिलेंगे गवर्नमेंट की साइड से, और एडिशनल 500 रुपये यहाँ पे कंपनीज की साइड से मिलने वाले हैं, है ना। फिर यहाँ पर वन टाइम ग्रांट भी दिया जाएगा 6,000 रुपये का, ये भी एनरोलमेंट के समय पर मिलने वाला है, एक समय के लिए। और इंश्योरेंस कवरेज भी मिलेगा उस व्यक्ति को जो भी इसके थ्रू सेलेक्ट किया जाता है। इंश्योरेंस कवरेज मिलने वाला है पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत और पीएम सुरक्षा बीमा योजना के तहत। नाउ क्वेश्चन यह है कि इस इंटर्नशिप के लिए कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन इसके लिए एप्लीकेशन में फाइल कर सकता है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में दोस्तों उम्र रखी गई है 21 से 24 साल। जिसकी उम्र 21 से 24 साल है वो इसके लिए एलिजिबल है। एजुकेशन की बात करेंगे तो कम से कम 10th क्लास यहाँ पे पूरा होना चाहिए, है ना। और मान लो यहाँ पे 10th क्लास के अलावा मतलब एटलीस्ट 10th क्लास होना चाहिए, और मान लो कोई ग्रेजुएशन है आईआईटी से, आईआईएम से, तो उनको एक्सक्लूड किया गया है। देखिए उनके लिए ये नहीं है ना। या कोई किसी का कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है जो सीए वगैरह कर रहा है, तो यहाँ पर उसको एक्सक्लूड किया गया है, ये उनके लिए नहीं है। एटलीस्ट क्लास 10 तक कोई ग्रेजुएट है तो स्पेशली यहाँ पे उनके लिए ये खोला गया है। और एम्प्लॉयमेंट स्टेटस की बात हो रही है, यहाँ पे एक चीज़ और बोली गई है, वो व्यक्ति जो एप्लीकेशन फाइल कर रहा होगा वो किसी रोजगार में ना हो, फुल टाइम किसी काम में ना हो, क्योंकि यहाँ पे उसको ध्यान देना है, यहाँ पे वर्क करना है। फिर बात आती है इनकम रिस्ट्रिक्शन की, तो यहाँ पे ये भी मेंशन किया गया है कि ऐसे लोग यहाँ पर इसमें नहीं होने चाहिए जिनके परिवार की जो इनकम है वो साल की 8 लाख रुपए से ऊपर है। अगर साल का 8 लाख रुपए से ऊपर वो परिवार कमाता है तो वो बच्चा यहाँ पे एलिजिबल नहीं होगा, ठीक है। और या फिर उस परिवार के अंदर में कोई सरकारी कर्मचारी या गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वो भी एलिजिबल नहीं होगा, ध्यान रखिए। तो इनकम रिस्ट्रिक्शन भी यहाँ पे लगाई गई हैं। इस स्कीम के बेनिफिट्स क्या होंगे, यहाँ पर बस खाली एक स्किल दी जाएगी, क्योंकि इंटर्नशिप प्रोग्राम है तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और प्लस यंगस्टर्स को अपने लिए थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाएगा। जो भी यहाँ पर थोड़ा पेमेंट मिलेगा तो वो एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे शुरू किया गया है। आने वाले समय पर 1 करोड़ लोगों को यहाँ पर इंटर्नशिप देने के बारे में फोकस किया जा रहा है, और इसलिए मैंने यहाँ पे बोला था कि अभी के लिए यहाँ पर ये केवल और केवल एक पायलट प्रोजेक्ट है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अभी हमने डिस्कस किया था ना कि ये क्या है, केवल और केवल एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है जहाँ पे 90,000 से ज़्यादा लोगों को इंटर्नशिप देने के बारे में फोकस किया जा रहा है। समझ गए। चलिए फिर आते हैं अगले न्यूज़ आर्टिकल की तरफ। अब अगला आर्टिकल थोड़ा सा काम का हो जाएगा। फिर दोस्तों सेम पेज पर एक साथ आपको 2 न्यूज़ आर्टिकल देखने को मिल जाएंगे। एक आर्टिकल हमारा यहाँ पर यह है और दूसरा आर्टिकल आपको यहाँ पर यह देखने को मिलेगा। क्या बात हो रही है, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं रेडीमेड गारमेंट एक्सपोर्ट जो है आने वाले समय पर एक्सपैंड होगा, इसके बारे में बात हो रही है। देखिए पिछले कुछ समय पर हमारा टेक्सटाइल सेक्टर पूरी तरह से डैमेज हुआ है, क्योंकि डिमांड मार्केट में इतनी नहीं हुई, जिस चक्कर में यहाँ पर जो टेक्सटाइल्स हैं दोस्तों, वो यहाँ पर जो कपड़ा सेक्टर है वो उस मार्केट में अपने कपड़े नहीं उतार पाए, है ना, स्पेशली यहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं कर पाए, बात हो रही है। तो एग्जैक्टली हो क्या रहा है, आज हमारा टेक्सटाइल मार्केट बहुत सारी चीज़ों को सफ़र कर रहा है।
उसके पीछे के कई सारे रीजन मैंने डिस्कस किए थे। आज से लगभग 2 दिन पहले टेक्सटाइल सेक्टर का पूरा जो आर्टिकल है वो मैंने डिस्कस किया था कि हमारे पास में टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी है ना। उसके अलावा मार्केट में जो कॉम्पिटिशन है उसमें हम कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं, ओवरऑल डिमांड नहीं हो रही है। तो डिमांड नहीं है, इस वजह से यहाँ पर मार्केट में हमारा जो ये टेक्सटाइल है वो बिक नहीं रहा है। ये कुछ रीजंस हैं। लेकिन भारत का जो टेक्सटाइल सेक्टर है इसमें पिछले कुछ समय पर एक चीज़ में ग्रोथ नजर आई है, वो है रेडीमेड गारमेंट। जब हम लोग बात कर रहे हैं सीधा कपड़ा की, तो हम रॉ फॉर्म में वो बेच रहे थे, तब ज़्यादा हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। लेकिन रेडीमेड गारमेंट बने बनाए पूरी तरह से जो यहाँ पर आपको ये कपड़े देखने को मिलेंगे, इनका एक्सपोर्ट इंक्रीज हो रहा है। अगस्त के महीने में थोड़ा सा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है, आने वाले समय पर ये और ज़्यादा ग्रो होगा। इसको लेकर गवर्नमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं और यहाँ पे ये भी मेंशन किया गया है कि गवर्नमेंट यहाँ पर एक बड़ा इन्वेस्टमेंट भी करने वाली है। और जो ये इन्वेस्टमेंट होगा, इस इन्वेस्टमेंट के तहत यहाँ पे जो हमारा एक स्कीम है जिसका नाम है पीएम मित्र स्कीम, ध्यान रखिए फुल फॉर्म है पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजनल अपैरल, यानी पीएम मित्र स्कीम या पीएम मित्र पार्क बनाए जाएंगे। लगभग देश में 7 पार्क आज के समय पर ये तैयार किए जा रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखिए। और जो ये 7 पार्क तैयार होंगे वहाँ पे रेडीमेड गारमेंट, रेडीमेड कपड़े तैयार होने वाले हैं एक ही जगह पे। और अगर ये पूरी तरह से तैयार होंगे, इसको हम अच्छे से एक्सपोर्ट कर पाएंगे, ज़्यादा पैसा बच पाएगा, इंडस्ट्री वापस रिवाइव करेगी, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हमारे पास में आने वाला है, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। तो बहुत सारा ऑलरेडी हमने इन्वेस्टमेंट इस पर्टिकुलर सेक्टर में कर भी दिया है और आगे भी यहाँ पर इसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हम करने वाले हैं। तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल ये आने वाले समय के लिए माना जाएगा। लेकिन जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, आज हमारे पास में 7 अलग अलग पीएम मित्र पार्क्स आपको नजर आएंगे। और ये जो पीएम मित्र पार्क शुरू करे जा रहे हैं, ये इन सब रीजन्स में करे जा रहे हैं। जैसे आप देख पाएंगे, कुछ प्रोजेक्ट्स हमारे ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट और कुछ प्रोजेक्ट हमारे ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट हैं। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट वो होते हैं जो बिल्कुल स्क्रैच से तैयार किए जा रहे हैं, सीधा एक खाली प्लॉट पड़ा है, वहाँ पे पीएम मित्र पार्क बनाया जाएगा। ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट वो होते हैं जहाँ पे आधा काम हुआ है, बस खाली थोड़ा सा और अपग्रेड कर दिया जाएगा। नाउ क्वेश्चन यह है कि पीएम मित्र पार्क क्या है जो हमारे रेडीमेड गारमेंट को सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे कैबिनेट ने बोला है 7 पीएम मित्र पार्क बनाएंगे अलग अलग जगह पे। ये आपको जगह की लोकेशन देखने को मिलेगी। आने वाले 5 सालों में 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्चा जाएगा। और इसमें मेन पर्पस क्या होने वाला है, फार्म टू फाइबर, फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन, हर एक चीज एक ही जगह पे होने वाली है ना। कहने का मतलब यहां पर यह है कि एफ 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 और एफ, इन 5 चीजों पे फोकस रखा गया है। 5 एफ हैं कि भाई फार्म से, क्योंकि कपड़ा बनाना है हम एक ऐसा पार्क बनाएंगे जहां पे हर एक काम हो रहा होगा। जैसा अभी क्या होता है, कपड़ा बनता है एक जगह पे, फिर उसको ले जाएंगे, प्रिंटिंग दूसरी जगह पे होती है, पैकिंग फिर तीसरी जगह पे होती है। तो भाई इधर से उधर उसको ट्रैवल करवाना, ले जाना, उसका कॉस्ट, फिर और भी एक्स्ट्रा कॉस्ट लग जाती है, जिस वजह से वो महंगा हो जाता है, मार्केट में फिर और महंगा उतरेगा। तो इस चक्कर में क्या होगा, हम इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं दे पाएंगे दूसरे प्रोडक्ट को जो सस्ते हैं। इसलिए पीएम मित्र पार्क का ये इनिशिएटिव शुरू किया गया, जहाँ पे मेन पर्पज है एक ही पार्क होने वाला है। उसी पार्क में कपड़े को बिल्कुल स्क्रैच से तैयार किया जाएगा, कंप्लीट कर देंगे। फार्म टू फाइबर, फाइबर से फैक्ट्री, फैक्ट्री में बिल्कुल रेडी हो जाएगा और सीधा यहाँ पर उसको एक्सपोर्ट कर देंगे एक ही जगह से। तो इधर उधर ले जाने की जरूरत नहीं है, कॉस्ट इतना ज़्यादा यहाँ पर इसमें एक्स्ट्रा आएगा नहीं। और पीएम मित्र पार्क को डेवलप करने के लिए यहाँ पे एक स्पेशल पर्पज व्हीकल बनाया जाएगा जो हमारी राज्य सरकार के हाथ में होगा। राज्य सरकार चलाएगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी चलाने वाली है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में यहाँ पे हम इसको काम करने के लिए लेकर आए हैं, ताकि प्राइवेट और साथ ही साथ में गवर्नमेंट सेक्टर दोनों मिलकर इस पीएम मित्र पार्क को तैयार करें। पीएम मित्र पार्क में हर एक इंपॉर्टेंट फैसिलिटी होने वाली है। जैसे मैंने आपको बताया, सभी इंपॉर्टेंट फैसिलिटी, वर्कर के लिए हॉस्टल्स, उसके अलावा हाउसिंग, लॉजिस्टिक पार्क, वेयर हाउस, मेडिकल ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट फैसिलिटीज, हर एक चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाएगी, ताकि प्रॉपर तरीके से एक रेडीमेड गारमेंट तैयार किया जाए, उसको एक्सपोर्ट किया जाए, ताकि हमारा जो टेक्सटाइल सेक्टर है स्पेशली उसको हम ग्रो कर सकें। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन। आज आर्टिकल्स कम ही थे क्योंकि आज संडे है, सभी को पता है, तो संडे में यहाँ पे न्यूज़पेपर में डिस्कशन कम ही रहता है। तो आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब दोस्तों, यहाँ पे कई सारे लोग मुझे लगातार कमेंट कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, सर वर्ड ऑफ द डे आप नहीं लेकर आ रहे हैं, वर्ड ऑफ द डे वापस से शुरू कीजिए। मैं कह रहा हूँ ठीक है, चलिए वर्ड ऑफ द डे की शुरुआत करते हैं वापस से। तो आज का एक इंपॉर्टेंट वर्ड आपको मिल रहा है जिसका मतलब है, सॉरी मतलब तो बाद बताऊंगा, पहले वर्ड सुन लो, वो है स्केप गोट। स्केप गोट का मतलब क्या होता है ये आपको थोड़ा सा बताता हूँ, उसके बाद सेंटेंस आपको बनाना है। स्केप गोट बेसिकली एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके ऊपर में बिना बात के सारे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, वो भी उस काम के लिए जो काम उसने नहीं किया है, जो कोई और करके चला गया। कोई और व्यक्ति था, उसने कोई गड़बड़ी कर दी और गड़बड़ी करने के बाद में वो भाग गया, तो वो हरकत किसी और की थी, लेकिन इल्जाम किसी दूसरे व्यक्ति पे आ रहा है, सभी व्यक्ति मिलकर उसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं जिसने कुछ नहीं किया। तो इसको स्केप गोट क्या होता है? स्केप गोट इज अ पर्सन हु इज अनफेयरली ब्लेम्ड फॉर समथिंग अदर्स हैव डन। कुछ लोगों ने मिलकर
वो काम किया है, बड़ा कांड कर दिया, लेकिन इल्ज़ाम दूसरे के ऊपर थोप दिया। इसको बोलते हैं स्केप गोट। चलिए अब इस स्केप गोट वर्ड का यूज़ करके नीचे कमेंट सेक्शन में एक सेंटेंस बनाओ। सेंटेंस बनाना ज़रूरी है, सेंटेंस नहीं बनाओगे तो वर्ड नहीं लगाऊंगा फिर से चलो सेंटेंस यार बनाओ, है ना, क्योंकि ज़रूरी भी, आपका वोकैब इंप्रूव होगा और इन फिर वोकैबुलरी का यूज़ कर सकते हो आप अपने मेंस क्वेश्चन के अंदर में, एस्से के अंदर में, जो एक बड़ा इम्पैक्ट डालेगा। ठीक है, बाकी आते हैं अपने एक क्वेश्चन की तरफ। तो स्टार्टिंग में जो आपको क्वेश्चन दिया गया था कि राइस फोर्टिफिकेशन का प्राइमरी पर्पस क्या है, ये बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ये हमारे राइस की क्वालिटी को, न्यूट्रिशनल क्वालिटी को इंप्रूव करते हैं। कि फोर्टिफिकेशन मतलब होता क्या है? फोर्टिफिकेशन का मेन मतलब होता है चावल के अंदर में एक्स्ट्रा वाइटामिन को ऐड कर देना। फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है न्यूट्रिशन को ऐड कर देना। अब राइस फोर्टिफिकेशन मतलब चावल में ऐड कर रहे हैं, तो चावल में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को ऐड कर देते हैं, जिससे क्या होगा, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है लोगों में वो कम हो जाएगी। जैसे चावल में कुछ एसेंशियल आयरन ऐड कर दो, फॉलिक एसिड ऐड कर दो, जिससे बॉडी में लोगों के जो ब्लड की कमी है वो दूरी की जा सकती है ना। एनीमिया से लोग पीड़ित हैं तो उसका एक अच्छा उपाय है चावल में आयरन ऐड करके मिलाकर उनको दे दिया जाए। तो मल्टीविटामिन ऐड कर दो, न्यूट्रिशंस ऐड कर दो, जिससे यहाँ पर लोगों में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है वो डेफिशिएंसी खत्म हो जाएगी राइस फोर्टिफिकेशन की वजह से। तो ये है हमारा राइस फोर्टिफिकेशन का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर इसको लेकर जो क्वेश्चन पूछा गया था कि इसका मेन पर्पस क्या है, वो है ऑप्शन नंबर सी। इससे हमारे चावल की जो क्वालिटी है, न्यूट्रिशनल क्वालिटी, वो हो जाती है काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव। बाकी लास्ट में आपको यहाँ पर एक मैप का क्वेश्चन दिया गया था कि कायमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है। तो यह है बिहार के अंदर में। बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है कायमूर डिस्ट्रिक्ट, वहीं पर आपको ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलेगी। हाल ही में काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में है। अच्छा, चर्चा का कारण आप बताएंगे मुझे, क्योंकि मैंने द हिंदू के वीडियो में ही आज से 2 दिन पहले ये डिस्कस किया हुआ है, तो रीज़न आप बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, करते हैं आज हम अपने सेशन को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।